एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। बस कुछ ही पलों में ये मंच जिसको इंतजार है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का, वो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। कांग्रेस पार्टी की सियासत इन दिनों जिस तरफ आगे बढ़ रही है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, न सिर्फ हमारे मन में बल्कि यहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो भी उनसे सीधा सवाल करेगी। और सवाल इस बात को भी लेकर होंगे कि 2012 में तो उन्होंने बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश में जाकर राहुल गांधी का चाणक्य बनकर कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगाने की, लेकिन उसमें वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए। दिग्विजय सिंह से यह भी सवाल होगा नोटबंदी के मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी का हर बड़ा नेता सड़क पर है और लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। सवाल इस बात को भी लेकर होंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने देखा सरहद पर क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं और आगे की उनकी रणनीति राजनीति के साथ ही मध्य प्रदेश में क्या रहने वाली है, जहां के वो 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। और इस वक्त हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आपका। तो वक्त जाया हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा परिचय। साल 1971 में दिग्विजय सिंह जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1977 में पहली बार राघवगढ़ से वो विधायक चुने गए। अभी राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं दिग्विजय सिंह जी। कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी ही पार्टी को वो मुश्किलों में डाल देते हैं। तो बिना वक्त जाया किए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी का, और अभिसार शर्मा उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिसार। शुक्रिया चित्रा। दरअसल देश जब बदलता है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार उसके प्रजातांत्रिक मूल्यों का होता है। जब तक प्रजातांत्रिक मूल्य, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता नहीं होगी, तब तक देश का बदलना सार्थक नहीं होगा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि सरकार पर भी अंकुश हो। मगर सरकार पर अंकुश कब होगा? सरकार पर अंकुश तब होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। सिर्फ संख्या गणित के लिहाज से नहीं, सच तो यह है कि कांग्रेस आज अपने अस्तित्व को लेकर एक अजीबोगरीब संकट से गुजर रही है। लगातार सवालात किए जा रहे हैं उसके नेतृत्व को लेकर। और सच तो यह है कि अगर मोदी सरकार पर कोई अंकुश लगा सकता है तो वो एक मजबूत और ऐसी कांग्रेस जिसके पास दिशा हो। आज हम कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह जी से उन तमाम मुद्दों पर सवालात करेंगे। और उससे पहले दिग्विजय जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर आप दो से 3 मिनट में बता सकें कि देश कैसे बदल रहा है। आप शुरुआत करिए। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, मगर पहला सवाल सीधे नोटबंदी को लेकर जो सियासत हुई दिग्विजय जी, उसमें हमने ममता बनर्जी को इतना प्रोएक्टिव देखा, अरविंद केजरीवाल इतने प्रोएक्टिव दिखाई दिए, मगर कांग्रेस मुख्य विपक्षी ताकत होने के बावजूद वो किरदार निभाती नहीं दिखी जिससे उसकी उम्मीद की गई थी। क्यों? पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे जब अपना भाषण किया, उन्होंने मोटे तौर पर डिमोनेटाइजेशन के बारे में 4 उद्देश्य से उन्होंने कहा कि इन 4 कारणों के से हमने डिमोनेटाइजेशन किया है। पहला कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, दूसरा इससे काला धन आएगा, तीसरा आतंकवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, चौथा काउंटरफीट करेंसी पर रोक लगेगी। इन 4 मुद्दों का कौन विरोध कर सकता है, मुझे बताइए। लेकिन उसके बाद जब आंकड़े आने लगे तब ये बात समझ में आई कि 86% करेंसी जो 500,000 की है वो मार्केट से निकल गई
और उसका रिप्लेसमेंट रिजर्व बैंक के पास नहीं है उतनी मात्रा में। मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैं सदस्य हूं और हम लोग जो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड का जो हैकिंग हुआ था प्रोबेबली चाइना से, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो सीनियर बैंक ऑफिशियल्स को बुलाया हुआ था। तब मीटिंग के पश्चात मैंने एक सीनियर बैंक ऑफिशियल से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2000 के नोट कुछ तो हैं, लेकिन 500 रुपए के नोट तो नए अभी तक आए नहीं हैं। मैंने पूछा कितना समय लगेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आसानी से 3-4 महीने लगेंगे। तो स्वाभाविक है कि इस देश की इकोनॉमी, जिसका कि 96% जो है केवल कैश से काम करता है, उसमें 86% आप करेंसी बाहर निकाल दीजिए तो इकोनॉमिक क्योस होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या ये 4 उद्देश्य की पूर्ति मोदी जी ने जो कहा है, जो भाजपा कह रही है, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उस पर थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है। पहली बात तो यह है कि अगर नोट बदलने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, तो आपने देख लिया कि भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। और अभी कर्नाटक में 2 इंजीनियर्स के पास करोड़ों रुपए मिले, कांडला पोर्ट के अधिकारी के पास लाखों नोट मिले, बीजेपी के यूथ एक्टिविस्ट चेन्नई में हैं, उनके पास 2000 के नोट मिल गए। तो जहां सत्ता है, जहां डिस्क्रिशन है, वहां भ्रष्टाचार तो होगा। आप नोट, आपने 1000 का नोट बढ़ा के 2000 कर दिया, तो अब तो लाने ले जाने में भी आसानी हो गई है। तो भ्रष्टाचार इससे कतई मिटने वाला नहीं है। ब्लैक मनी की जहां तक बात है, काला धन क्या है? 500 रुपए के नोट, 1000 रुपए के नोट और अब 2000 रुपए के नोट पे कोई लिखा नहीं कि ये काला धन है और ये सफेद धन है। मैं खेती किसानी करता हूं, मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, मेरी आमदनी 4 लाख रुपए है, मैं टैक्स नहीं देता हूं। मैं गया डॉक्टर के पास गया, उसने फीस ली, रसीद दी तो व्हाइट मनी है, रसीद नहीं दी तो ब्लैक मनी है। उसी ब्लैक मनी से या व्हाइट मनी से वो डॉक्टर रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट में जाकर उसने बिल पेमेंट किया, अगर बिल में सर्विस टैक्स भी लगा हुआ है, बाकी टैक्स लगा हुआ है, तो वो व्हाइट मनी हो गया। तो ये स्टैटिक नहीं रहती, बदलता रहता है। और ये भी कहना कि लोगों के पास ब्लैक मनी जो 1000 और 500 के नोट रखे हुए थे, कोई नहीं रखता है। अधिकांश काला धन जो है वो या तो रियल एस्टेट में है, या सोने में है, या ज्वेलरी में है, या विदेशों में है। तो काला धन भी से कंट्रोल नहीं होगा। अब बात आती है आतंकवाद की। अभी आतंकवादी कुछ पकड़े गए जम्मू में, उनके पास से नए करारे 2000 के नोट मिल गए। और यह भी समझने की बात है कि आज इंटरनेशनली इलीगल ट्रेड जो होता है वो कोई कैश से या चेक से नहीं होता है, ये बिटकॉइन से होता है, डिजिटल करेंसी से होता है। दैट इज द करेंसी ऑफ द मोस्ट ऑफ द इलीगल ट्रेड। आज पंजाब में जितना भी ड्रग पेडलिंग होता है तो कोई करेंसी से नहीं होता है, पूरा बिटकॉइन से होता है। तो इसलिए टेररिस्ट और टेररिज्म जो है इससे कोई कंटेन नहीं हो सकता। ठीक है। और चौथा, काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट करेंसी का जहां तक सवाल है, करेंसी पेपर मार्केट में है, प्रिंटिंग मशीन मार्केट में है, हर कोई खरीद सकता है। और इसमें कुछ रोग नेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो तो इसमें व्यवसाय करते हैं। तो चारों उद्देश्य जो हैं वो इससे पूर्ति नहीं होती। ठीक है। हालांकि सवाल मेरा आपसे कुछ और था और आपने पूरी रूपरेखा बांधी, जो कि तार्किक सही, मगर मेरा सवाल आपसे ये था
विपक्ष की जो प्रतिक्रिया, विपक्ष का जो रिस्पांस, मैं सवाल मैं दिग्विजय जी आपसे पूछ लूं पहले। विपक्ष की जो पूरी प्रतिक्रिया, मसलन जिस तरह से जनाक्रोश और एक तरफ एक धड़ा विपक्ष का जो भारतीय बंद की बात कर रहा था, मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकता था? नेतृत्व की, एक नेतृत्व देने की पहल अपनी तरफ से नहीं करता था, जो पूरी तरह से नदारद थी? नहीं, ये बात ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर ही चलना चाहती है। आसान नहीं है। अब ममता जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने तो 8 तारीख को ही इसको विरोध कर दिया, जो भी कारण रहे हों। कांग्रेस पार्टी ने उद्देश्यों का विरोध नहीं किया, लेकिन जिन उद्देश्यों के वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया है उसका हमने विरोध किया, और एक सोचे समझे तरीके से थ्रू प्रेस स्टेटमेंट्स, थ्रू पार्लियामेंट हम लोगों ने, और थ्रू मीटिंग्स हम लोगों ने इसको। मगर क्या आप जनता के बीच ले गए? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 मिनट का वो अपना भाषण दिया था, तो उसकी काफी तारीफ हुई थी। पत्रकारों ने, एक्सपर्ट्स ने, सबने बोला था देखिए 7 मिनट में इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। क्या आपने अपने पार्टी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट की फौज है, या खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलग अलग शहरों में ले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात रखने की कोशिश की, जनता तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की? वो पूरी तरह से नदारद थी दिग्विजय जी। ऐसा है, एक बात मैं आपको बताऊं, 8 तारीख को जब इसकी घोषणा हुई तो एक ये माहौल बना इस देश में कि अच्छा हुआ, अब पता पड़ेगा बड़ा बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े जो काला धन रखे हुए हैं, अब पता पड़ेगा, जेल जाएंगे ये लोग, 200% पेनल्टी लगेगी। धीरे 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 लोगों के समझ में आया, ना तो धन्ना सेठ कोई जेल गया, ना लाइन में लगा, और 200% की जो पेनल्टी थी वो घट के 50-50 हो गई है। दूसरी तरफ गरीब जो कि बड़ा मजा ले रहा था कि अब ठीक ठिकाने लगा देंगे, वो बेचारा लाइन में लग गया, अब पगार नहीं मिल रही है। तो ये पूरे देश में विरोध सिंक इन होने में टाइम लगता है, और कांग्रेस पार्टी ने यही सोच समझकर जनता के बीच में हम लोग गए हैं। स्वयं राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले लाइन में खड़े हुए, बाकी मुझे कोई बता दीजिए कोई सांसद या विधायक या कोई मंत्री लाइन में खड़ा हुआ हो। तो हम लोगों ने अपने सही तरीके से विरोध का प्रदर्शन किया है। मगर क्या राहुल वो वैचारिक दिशा पार्टी को दे पा रहे हैं? ठीक है, फोटो ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है, वो लाइन में लगे, लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मगर क्या वो वैचारिक दिशा दे पा रहे हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता में, राहुल गांधी के नेतृत्व में वो विश्वास पैदा हो पा रहा है कि आप बीजेपी को या मोदी सरकार को चुनौती दे पाएंगे? दिग्विजय जी, देखिए, दोनों में थोड़ा फर्क समझ लीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और मैं अभी हमारे मित्रों से कह ही रहा था, भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र है, संगठन उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और इस बात की मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि 1926 से लेकर आज तक उन्होंने जो संगठन तैयार किया, 150 से ज्यादा उनके एनजीओ चलते हैं, प्रचारक लोग हैं जिन्होंने कि अपना जीवन सौंप दिया, उसका एक प्रचारक आज प्रधानमंत्री है। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट रही है हमेशा, कभी काडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। तो एक काडर बेस्ड पार्टी से एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी की लड़ाई का एक अलग तरीका है, और उसके चैलेंजेस भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। मगर उसके लिए आपको एक नेतृत्व की जरूरत है। वही आपसे आ रहा था। यदि आप देखेंगे तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कि पिछले 30-35 साल से उन्होंने काम किया है। इधर राहुल गांधी जी हैं जो 2004 से राजनीति में आए हैं। दूसरा यह है कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण देने का तौर तरीका अपना अलग है, और उसमें इतना है, कितना जुमला है, कितना सही है, वो तो बाद में जनता समझती है, ताली बजाने वाली बाद में समझते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि कंटेंट क्या है,
उनके जो भाषण हैं, अब देखिए मैं गवर्नेंस की बात करता हूं, मैं डिमोनेटाइजेशन को गवर्नेंस का फेलियर भी मानता हूं। इसलिए क्योंकि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, लेकिन 8 नवंबर से लेकर आज तक रोज आप नए फैसले कर रहे हैं। पहले कहा 15 दिसंबर तक 500 के नोट आप पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं, चेंज कर दिया। आज मजाक चल रहा था कि भाई मैं जरा 5 मिनट में कोई दूसरा निर्णय तो नहीं हो गया, मैं वॉशरूम में गया हुआ था, इसके बीच में कोई नया निर्णय तो नहीं आ गया। तो पिछले इन दिनों में जिस प्रकार से समय समय पर बार बार अनेक प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है कि ये इतना बड़ा निर्णय बिना सोच समझ और तैयारी के लिया गया। इसलिए मैं इसको पुअर गवर्नेंस मानता हूं। यही दशा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व की भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कार्यकर्ताओं को उन पर विश्वास है, या संभवतः आपने उनमें ऐसा विश्वास नहीं पैदा किया कि वो पार्टी को दिशा दे पाए। एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी जी का काम करने का तरीका दूसरा है, नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका दूसरा है। नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे अधिकार अपने में समेट कर रखते हैं। आज पूरे देश में गवर्नेंस जो है पीएमओ के हाथ में है, और यहां तक भी कई हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट के आज पद रिक्त पड़े हैं क्योंकि पीएमओ से क्लियरेंस नहीं दिया। मैं एक मंत्री से मिला था, उन्होंने कहा था हमारे बोर्ड का चेयरमैन, मैंने कहा इतने दिन से आप खाली पड़ा है? कहने लगे कई बार 3 बार हमने पैनल भेज चुके, लेकिन 1.5 साल से निर्णय नहीं हो रहा है। तो ये गवर्नेंस का जो तरीका है वो सेल्फ सेंटर्ड है, एक यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड है। राहुल गांधी जी एक डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग के एक व्यक्ति हैं। अब मैं उनका, वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है, मैं महामंत्री हूं, और जिन स्टेट्स में मैं काम कर रहा हूं पूरा अधिकार हमको दिया हुआ है, हम जाके काम करते हैं, निर्णय करते हैं। उनका कोई सत्ता से जुड़ाव नहीं है। राहुल गांधी को ये समझें कि वो पावर हंग्री पॉलिटिशियन है। पावर हंग्री पॉलिटिशियन अलग होता है और एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन अलग होता है। मगर जो शख्स अपनी पार्टी को सत्ता तक ही ना पहुंचा पाए, जिस शख्स में वैसा विश्वास ना, आप खुद कह रहे हो कि पावर हंग्री नहीं है, तो ऐसे में दिग्विजय जी वो पार्टी में वो विश्वास कैसे पैदा करेंगे? बहरहाल काफी सवाल मिल रहे हैं दिग्विजय जी। मैं आपका 2 मिनट उत्तर दे दूं। बिल्कुल। 2004 में कांग्रेस जीतती है तो आप उनकी लीडरशिप क्वेश्चन नहीं करते। 2009 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, उनकी लीडरशिप आप क्वेश्चन नहीं करते। अनेक स्टेट्स में जहां वो कैंपेन करते हैं वहां चुनाव जीत जाते हैं, उनकी आप लीडरशिप क्वेश्चन नहीं करते। अगर एक चुनाव हारने से उनकी लीडरशिप का आपको क्वेश्चन करना है तो करिए। नहीं, मगर वो एक असमंजस तो दिख रहा है। चलिए सवालात हैं, और ये सवाल आया है कर्नल सिंह से कि पीके फैक्टर से पार्टी लीडरशिप में जो बिखराव है, क्या उसे स्पष्ट करें? क्या ये असमंजस क्यों है पीके को लेकर? ये पीके का मतलब आपका कौन है? प्रशांत किशोर जो है। प्रशांत किशोर जी। ये प्रशांत किशोर जो है ये स्ट्रैटेजिस्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स के में माहिर हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया, और नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करके फिर नीतीश कुमार जी के साथ चले गए, और नीतीश कुमार जी के साथ काम करके फिर हमारे साथ आए हैं। तो ये कोई फैक्टर नहीं है, ये बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करते हैं और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अपनी रणनीति बनाने के बारे में ये सुझाव देते हैं। लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड व्यक्ति मैं नहीं मानता इन्हें। और रशीद किदवई का इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि उत्तर प्रदेश को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों दिखाई दे रहा है इस वक्त? कंफ्यूजन तो उत्तर प्रदेश में हमेशा होगा ही। कारण क्या है कि एक सबसे बड़ा राज्य है, वहां का पूर्वांचल में क्या हो रहा है बुंदेलखंड को मालूम नहीं, वेस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है वो अवध के लोगों को मालूम नहीं है। अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। इसलिए यूपी को केवल एक उस बात में समझने की जरूरत है कि एक बहुत ही विशाल प्रदेश है, और एक मैं समझता हूं एक देश के, अगर पॉपुलेशन वाइज तो 7वां नंबर आता है देश का। वहां पर अभी
समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूं, मैं मुलायम सिंह जी यादव का बड़ा प्रशंसक हूं। एक व्यक्ति जिसने कि 30 साल तक यादव परिवार को संभाल के रखा, आज 30 लोग उसके पॉलिटिक्स में हैं। हम एक परिवार नहीं संभाल पाते, यहां इन्होंने 30 लोगों को पॉलिटिक्स में रखा हुआ है। लेकिन साथ में आज दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। मायावती जी की लीडरशिप का अपना अलग तरीका है। लड़ाई दोनों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कुछ आज है तो पैसा है, और उसके माध्यम से वो कितना आगे बढ़ जाए, 45 सीट से वो कितने पहुंच जाएं, ये उस पर निर्भर करता है कि उनका काडर, संघ का जो कार्यकर्ता है जमीन पर, वो कितना इंथ्यूज्ड है जी, कितनी लगन से काम करेगा जी, और कितना खरीद फरोख्त हो जाएगी। चलिए। दूसरा ये भी है कि उन्होंने जैसे कि बिहार इलेक्शन में ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया था, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि वहां पीस पार्टी और ऐसी कई अलग पार्टी, उनसे भी अमित शाह जी की बातचीत चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में तो इतना कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन हम सबका दूर कर दीजिए कि कांग्रेस को अभी जो उसकी मौजूदा स्थिति है उसे कौन उबारेगा, प्रियंका या राहुल? जनता, बगैर नेतृत्व के। भाई प्रजातंत्र में जनता ही तो उबार सकती है। नहीं, अगर आप अभी भी जनता भरोसे हैं तो मुझे तो कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता हो रही मैं है। एक बात बता दूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को एक समर्पित भावना के साथ नेतृत्व दिया है, और आप लोग कुछ भी कहें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, वंशवाद है, लेकिन कौन हमारा अध्यक्ष हो इसका निर्णय तो कांग्रेस का सदस्य बनते हैं उनसे करवाया जाए। हमारी पार्टी वो तो है नहीं कि मिस्ड कॉल दे दीजिए और मेंबर बन जाइए। इसलिए कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी के साथ चलती है, और आइडियोलॉजिकल कंटेंट हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो लोग कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, अगर वो राहुल गांधी को अपना नेता बनाना चाहते हैं तो किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए। मगर कांग्रेस बदलने को तैयार नहीं है। बात यह है, क्या आइडियोलॉजी बदल सकती है? कांग्रेस की आइडियोलॉजी आज की नहीं है। 1885 से लेकर आज तक हम लोगों ने एक मॉडर्न, लिबरल, सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस देश की आजादी दिलाई, आधारशिला रखी और यहां तक लाए। दूसरी बात यह है, हम लोग कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुसलमान दोनों से हम लोगों की लड़ाई है। आजादी के बाद, पहले भी और बाद भी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कम्युनल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कभी समझौता नहीं किया। नहीं, मगर दिग्विजय जी पर यह आरोप लगा है आपके विरोधियों ने कि दिग्विजय जी की जो छवि है वो मुस्लिम तुष्टिकरण की है, और अगर आज दयनीय स्थिति है कांग्रेस में तो आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब दिग्विजय सिंह जी के होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये इसमें आप लोगों की बड़ी कृपा रही है मुझ पर। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, हिंदू धर्म का पालन करता हूं, और जितने भी भाजपा के नेता आप टीका लगा के जाते हैं उनसे ज्यादा अपना हिंदू कर्तव्य को मैं मानता हूं। लेकिन मेरी मां ने, मेरे पिता ने, मेरे घर वालों ने, मेरे धर्मगुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिश्वर स्वरूपानंद जी महाराज ने, द्वारका पीठ के, उन्होंने जो मुझे धर्म सिखाया है वो सर्व धर्म संभाव, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। किसी धर्म को छोटा करना का कहीं मेरा धर्म नहीं कहता है। तो इसलिए मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है, या तो संघ के लोग लगाते हैं, या भाजपा के लोग लगाते हैं, या मीडिया में वो लोग जो इनसे प्रभावित हैं वो लोग लगाते हैं। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसामा बिन लादेन मारा गया। मैंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अमेरिका को बधाई देता हूं
कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को मार गिराया। उसामा जी नहीं बोला। आप सुन लीजिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं। आप लोग जो है ना, हाँ। मैंने व्यंग किया। मैंने कहा ये मुझे आश्चर्य होता है कि ओसामा बिन लादेन जी 150 मीटर दूर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास रह रहे थे और पाकिस्तान की आर्मी को, सरकार को मालूम नहीं था। उस व्यंग को आपने, बाकी मेरी बात तो छोड़ दी और जी 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 में लग गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसामा बिन लादेन के पक्ष में जब मौलाना बुखारी जी ने यहां पर, अब उनसे कहे आपने जी को लगाया, उनको मैं जी लगाऊंगा, उन्होंने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कि मौलाना बुखारी का विरोध किया था। क्यों? मैं मूल रूप से यह भी बता देना चाहता हूं, मैं पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को बैन करने का मैंने निर्णय लिया था, और मैंने बैन किया था केंद्र सरकार के उससे। लेकिन साथ में मैंने बजरंग दल को बैन करने के लिए भी निवेदन किया था। तो अटल जी ने वो मेरी बात नहीं मानी, सीमी की बात मान ली। तो मुझ पर ये तुष्टीकरण की जो बात की जाती है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो लोग हैं वो, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता और कोई आरोप लगा नहीं सकता, तो कभी मुझे आज कोई मुसलमान कह जाता है, कभी कह देते दिग्विजय सिंह ईसाई हो गया, कभी क्या कह देते हैं। मैं शुद्ध रूप से अच्छा हिंदू हूं और रहूंगा, और उन सबसे बेहतर हूं जो टीका लगा के अपना धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें दिग्विजय जी, तो 10 साल का आपका वनवास था, अब तो मेरे ख्याल से हम 14 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। 14 साल के बाद तो भगवान भी, राम भी वापस आ गए थे। अब सवाल यह कि अगर आप शिवराज चौहान, जो आज हमारे मेहमान थे, उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, तो आप चुनौती कैसे देंगे? आपके पास नेतृत्व नहीं है, ना आप मैदान में आते हैं, ना ज्योतिरादित्य के नेतृत्व में विश्वास किया जाता है। यह धर्म संकट क्यों है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में? कोई धर्म संकट नहीं है। ऐसा है, 2003 में जब कांग्रेस वापस में नहीं ला पाया, तो सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह की वजह से हार गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग जिताइए, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो पिछले 13 साल से मैं कोई इंटरफेयर इस मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं करता हूं। जो आदेश होता है उसका पालन करता हूं। लेकिन बात मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस ही कमजोर हो गया है। जिस हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए नहीं लड़ता है। उसकी वजह यह है कि आपका कार्यकर्ता नेताओं में बटा हुआ है। दिग्विजय सिंह के वफादार हैं, ज्योतिरादित्य के वफादार हैं, कमलनाथ के वफादार हैं, मगर कांग्रेस का वफादार कोई नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि 2003 में रशीद किदवई हमारे मध्य प्रदेश में, उनका वो काफी जानकारी उनको वैसे ये बात मुझे रशीद किदवई नहीं बताई है। मैं बता देता हूं। तो रशीद किदवई जो हैं उनको जानते हैं। मैंने 2004 में मेरे सारे जो समर्थक थे उनसे कहा था कि भाई देखो, मैं अब मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम अपना दूसरा कोई ठिकाना देख लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। समझ गया आपकी बात। सीधा सवाल, आज आप इस मंच के जरिए क्यों नहीं अपील करते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि ज्योतिरादित्य जो कि एक युवा नेता हैं, उनमें विश्वास जताया जाए? बिल्कुल जताया जाए, मैं तो सहमत हूं। तो आप मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चेहरा होना चाहिए मध्य प्रदेश कांग्रेस का? चेहरा तय, शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने के लिए चेहरा तय करेंगे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी। मेरा विश्वास पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया में है। मगर वो चेहरा बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने के लिए? देखिए, चेहरा तय कौन करेगा? आप कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, आप मध्य प्रदेश मैं आपको कह चुका हूं, फिर आपसे दोहराना चाहता हूं। जब मैंने कह दिया कि मेरी वजह से कांग्रेस हारती, इसलिए मैं क्यों दखलंदाजी दूं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, आपने वक्त निकाला एबीपी न्यूज के लिए। तो इसी तरह से खास मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। चित्रा, बिल्कुल, और देखना बहुत बहुत दिलचस्प धन्यवाद। रहेगा कि एबीपी को बहुत 2017 और शुभकामनाएं। 18 में प्रदर्शन यूपी और मध्य प्रदेश में कैसा रहता है। मैं चाहूंगी आप बस कुछ पलों के लिए हमारे साथ मौजूद रहें मंच पे, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही को, आप टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देकर सम्मान दें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बेबाक राय के लिए हमेशा से ही वो जाने जाते रहे हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं,
ऐसे नेता को सम्मानित करते हुए विजय विद्रोही। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।